नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। एक आया दूसरा गया। बिजली के बीजेपी के लिए पिछले कुछ घंटों में दक्षिण भारत में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां कर्नाटक में उसे जनता दल सेक्युलर के रूप में नया सहयोगी और एनडीए का नया घटक मिला। वहीं उसके कुछ ही घंटों बाद तमिलनाडु से खबर आई कि एआईएडीएमके ने बीजेपी से रिश्ता तोड़ लिया और एनडीए से बाहर हो गई। हालांकि बीजेपी नेता अब भी भरोसा जता रहे हैं कि एआईएडीएमके के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। एआईएडीएमके पीछे हटने को तैयार नहीं। क्या यह बीजेपी के मिशन 2024 के लिए बड़ा झटका है? आज यही समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण की इकलौती सरकार कर्नाटक में थी बीजेपी की, वो गंवाने के बाद उसकी मुसीबतें बढ़ी हैं। जो मिशन साउथ था बीजेपी का, उसको एक बड़ा झटका कर्नाटक में सरकार जाने के बाद लगा है। इसके बाद तेलंगाना में कांग्रेस लड़ाई में वापस आ गई। बीजेपी में दूसरी पार्टियों से नेता जो आ रहे थे तेलंगाना में, वो सिलसिला थम गया। आंध्र प्रदेश की बात करें तो वहां पर अभी तक टीडीपी से लेकर गठबंधन को इस तस्वीर साफ नहीं है। केरल में चुनौतियां बरकरार हैं, वहां पर बीजेपी अपना विस्तार करना चाहती है, लेकिन कई दिक्कतें वहां पर आ रही हैं। हालांकि कर्नाटक में जनता दल सेक्युलर के साथ गठबंधन हुआ है और वहां बीजेपी को उम्मीद है कि पिछला जो प्रदर्शन था वो दोहरा पाएगी। आपको बता दें कि मिशन 2024 के लिए बीजेपी ने दक्षिण में कम से कम 50 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था। लेकिन जो गठबंधन टूटा है बीजेपी और एआईएडीएमके का, इसके पीछे क्या कारण है? जानकार इसके अलग अलग कारण बताते हैं। उनके मुताबिक एआईएडीएमके को लग रहा है कि बीजेपी उसके वोट बैंक में सेंध लगा रही है, क्योंकि वो उसी के कंधों पर सवार होकर यह काम कर रही है। प्रदेश अध्यक्ष हैं अन्नामलाई, वो लगातार एआईएडीएमके के शीर्ष नेताओं पर हमले बोल रहे हैं। कई बार शिकायत करने के बावजूद बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने अन्नामलाई पर लगाम नहीं लगाई है। बीजेपी को अभी समझौते के तहत 39 लोकसभा सीटें जो तमिलनाडु में है, उनमें केवल 5 सीटें मिली, जबकि खबरों के मुताबिक बीजेपी तमिलनाडु में कम से कम 15 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। एआईएडीएमके जाहिर सी बात है इसके लिए तैयार नहीं है। बीजेपी सूत्र यह भी दावा कर रहे हैं कि एआईएडीएमके दरअसल दूसरे विकल्पों की तलाश कर रही है। बीजेपी से तालमेल के बाद एआईएडीएमके के हाथ से अल्पसंख्यक वोट छिटक गए। ईसाई और मुस्लिम वोट खासतौर से छिटके हैं और यही कारण है कि क्या कांग्रेस से तालमेल कर एआईएडीएमके वो वोट वापस लेना चाहती है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। वीसीके से गठबंधन करके दलित वोट भी क्या एआईएडीएमके लेना चाहती है? और अब एआईएडीएमके ने गेंद जो है वो बीजेपी के पाले में डाल दी है। अगर बीजेपी एआईएडीएमके को मनाती है तो यह अन्नामलाई के लिए झटका हो सकता है। और आपको यह भी बता दें कि बीजेपी के समर्थन से ही एक तरह से पलानीसामी को पार्टी पर नियंत्रण करने में मदद मिली थी और बीजेपी से जो गठबंधन था वो एआईएडीएमके को चुनाव में रास नहीं आया। 2021 के विधानसभा चुनाव में पार्टी हार गई, बीजेपी उसका गठबंधन था, बीजेपी केवल 4 सीटें तब जीत पाई थी। इसी तरह 2019 के लोकसभा चुनाव में एआईएडीएमके को केवल एक ही सीट 39 में से मिली थी। 99 के बाद से तमिलनाडु में बीजेपी ने डीएमके और एआईएडीएमके दोनों से गठबंधन किया है, लेकिन बीजेपी से गठबंधन करने का इन दोनों ही पार्टियों को चुनावी फायदा नहीं मिला है। एआईएडीएमके और बीजेपी के वोट एक ही वर्ग से आते हैं और यही कारण है कि एआईएडीएमके के वोट झटक कर ही बीजेपी तमिलनाडु में आगे बढ़ सकती है। अब बीजेपी छोटे छोटे दलों के साथ अपना गठबंधन बना रही है। तो आज सवाल यही है कि क्या जिस तरह से रिश्ता टूटा है बीजेपी एआईएडीएमके का, यह बीजेपी के मिशन साउथ और मिशन 2024 के लिए झटका है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर टीएम वी राघव जुड़ गए हैं। वी राघव, आपका बहुत बहुत स्वागत है एनडीटीवी इंडिया पर हॉट टॉपिक में। आपसे यही सवाल कि जो बीजेपी का मिशन 2024 है, जिसमें कि 50 सीटें दक्षिण भारत से जीतने का लक्ष्य था, क्या आपको लगता है कि वो ये जो पूरा रिश्ता टूटा, ये बड़ा झटका है उसके लिए? बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि मेरे हिसाब से अभी तक आप हिस्टोरिक डेटा के आधार पर ही जा सकते हैं। अभी हमारे पास ऐसे कोई सबूत नहीं है ये बताने के लिए कि भाजपा का जो ग्रास रूट रियलिटीज है तमिलनाडु में बदल गए। जैसे आपने अभी बताया, 1999 के बाद जो भी पार्टी भाजपा के साथ अलायंस किया दक्षिण भारत तमिलनाडु में खास करके, उनके कोई ज्यादा फायदा नहीं हुआ। तो उस हिसाब से देखें तो बहुत मुश्किल है उन्हें तमिलनाडु में बिल्ड करने के लिए। शायद उनका वोट शेयर बढ़ सकता है, वो मैं मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन क्या पार्लियामेंट्री संसदीय चुनाव में वो सीटें जीत पाएंगे अपने आधार पर, वो उस पे डाउट है। तो उस हिसाब से देखें तो उनके लिए, भाजपा के लिए ये अलायंस काफी जरूरी है। देखना पड़ेगा कि कैसे भाजपा का
सेंट्रल लीडरशिप, क्योंकि आप देखें तो एआईएडीएमके का नाराजगी भाजपा से ज्यादा एक शख्स के ऊपर है, स्टेट बीजेपी प्रेसिडेंट के ऊपर है। और उस नाराजगी का वजह स्टेटमेंट के अलावा अखिलेश ये भी है कि अन्नामलाई बाकी बीजेपी प्रेसिडेंटों के तरह नहीं है, वो अपने दम पे पार्टी को थोड़ा बढ़ाना चाहता है। ठीक है, आप तमिलनाडु से आते हैं, इतनी अच्छी हिंदी बोल रहे हैं, इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन दूसरी बात यह भी है कि तमिलनाडु में पर्सनालिटी कल्ट होता है, वहां पर राजनीतिक पार्टियां और जो राजनीति होती है वो व्यक्तित्व के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो ऐसे में अन्नामलाई भी आपको लगता है कि एक इंडिपेंडेंट अपनी उस तरह की पर्सनालिटी कल्ट बनाना चाह रहे हैं? बहुत यंग है, केवल 39 ईयर्स के हैं, आईपीएस रहे हैं, आईआईटी से पास आउट हैं और काफी एग्रेशन है। देखिए, मैं किसी को प्रेज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन आज का आप अगर तमिल मीडिया में देखें तो एमके स्टालिन और उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ बोलने वाला आदमी और करप्शन का मुद्दा और फैमिली राज का मुद्दा उठाने वाला आदमी एआईएडीएमके से नहीं है, अन्नामलाई है। देखिए, वो यात्रा में चले गए, अब तमिलनाडु का सारे 234 कॉन्स्टिट्यूएंसीज पे यात्रा में जाना चाहता है। वो उसी ओबीसी गौड़ कास्ट से है, गौंडर कास्ट से है, जो एडपाडी पळनिसामी का कास्ट है। तो भाजपा के अंदर ये वरी है कि ये सनातन धर्म जैसा इशू जब निकल आता है, जब डीएमके इतना बड़ा पोस्चरिंग करता है उस इशू में, तो भाजपा पे एआईडीएमके में एक वरी है कि भाजपा का नेता अगर बड़ा बन गए वहां, तो उनके पास, उनका जो नेता के पास वो कैरिस्मा है कि नहीं, क्योंकि ईपीएस जो ऑर्गेनाइजेशन मैन है वो बड़ा ऑरेटर नहीं है, जो पर्सनालिटी लीडर नहीं है जैसे जयललिता या करुणानिधि जी या एमके स्टालिन थे। वो स्टैचर नहीं है ईपीएस को तो ये कॉम्बैट करने के, तो वो वरी है। एक प्रश्न ये भी उठता है कि जो सनातन वाला मुद्दा है जिसका आपने जिक्र किया, क्या उस पर एआईएडीएमके का खुलकर नहीं बोलना, ये भी क्या कारण है इस दरार का? जी देखिए, डीएमके एडीएमके दोनों का आइडियोलॉजिकल पोजीशन एक है। भाजपा को तमिलनाडु के हिसाब से थोड़ा सावधानी से चलना चाहिए था इस मामले पे। अन्नामलाई जितना भी स्ट्रांग हो और जितना भी आप पार्टी को बढ़ाना चाहते हो, जिस तरह से उन्होंने अन्नादुराई या जयललिता के बारे में बात की, तो बहुत मुश्किल होता है एआईएडीएमके को, काडर के सामने ईपीएस को अपने आप को जस्टिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बिल्कुल, वो भी तब जबकि बहुत ही वीक विकेट पर वो रहे हैं, पार्टी बड़ी मुश्किल से उनके हाथ करेक्ट। और ये सेल्फ रिस्पेक्ट का नैरेटिव है। देखिए, तमिलनाडु का कोर, द्रविडियन पॉलिटिक्स का कोर ये है कि एंटी हिंदी लिंग्विस्टिक मूवमेंट से निकल आया है द्रविडियन पार्टी। तो आप अपना लिंग्विस्टिक और अपना पार्टी का जो इज्जत है और सेल्फ रिस्पेक्ट है, उस पर आप अगर कॉम्प्रोमाइज किए हैं तो आपको काडर के सामने ये नहीं होगा। और ये भी ईपीएस आज शायद अनडिस्प्यूटेड लीडर हो सकते हैं, लेकिन काफी सारे फैक्शंस वहां एडीएमके में भी है जो देख रहे हैं वो पोजीशन। एक जो दूसरा प्रश्न, जो मेरी जानकारी जो मैंने भी दर्शकों को बताई भी है कि एआईएडीएमके कांग्रेस के साथ भी गठबंधन करने का प्रयास अब कर सकती है, क्योंकि जो हिस्सा डीएमके के साथ कांग्रेस को मिल रहा है शायद उससे 2 गुना 3 गुना ज्यादा लोकसभा सीटें देने का प्रयास करें, और ये जो अल्पसंख्यक वोट गए हैं छिटके बीजेपी से गठबंधन के कारण, वो वापस आ सके, वीसीके के साथ अलायंस करके दलित वोट को साथ ले सके। क्या ऐसा हो सकता है? अखिलेश, पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हालत आज का है, जिस हालत में डीएमके है और जितना मजबूत वो अलायंस है, मानिए 2004 में ये अलायंस शुरू हुआ, और जस्ट टू पॉइंट आउट 2004 में बीजेपी शिफ्टेड फ्रॉम डीएमके टू एआईएडीएमके एंड दे गॉट राउटेड 39-0 इन तमिल। तब से लेकर अभी तक, इवन ड्यूरिंग 2G स्कैम ईयर्स, जब कि कनिमोरी का जेल हुआ था, तब भी ये अलायंस रही है। तो मेरे हिसाब से कांग्रेस डीएमके का अलायंस नहीं तोड़ना बहुत मुश्किल है। अब क्या भाजपा ने बाकी छोटे पार्टियों के साथ ट्राई कर सकता है एक थर्ड फ्रंट? मेरे अभी तक तो वैसे एक्सपेरिमेंट तमिलनाडु में कभी सक्सेसफुल नहीं हुआ, लेकिन क्या कह सकते हैं। शुक्रिया आपका वीर राघव, इस तमाम दिलचस्प जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बताने के लिए। तमिलनाडु के पॉलिटिक्स क्या है, दक्षिण भारत की राजनीति पर क्या इसका असर पड़ेगा। वक्त एक ब्रेक का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट फिनाले कार्यक्रम में छात्रों और अध्यापकों को संबोधित किया। उन्होंने इस दौरान कहा कि भारत की रेंज का कोई मुकाबला नहीं है। पीएम मोदी ने पिछले 30 दिनों में की अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देते हुए कहा कि इससे आपको नए भारत की स्पीड और स्केल का पता चलेगा। उन्होंने कहा कि पिछले 30 दिनों में 85 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की, ये करीब आधी दुनिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इन्हीं 30 दिनों में चंद्रयान 3 की सफलता, सोलर मिशन की लॉन्चिंग, G20 का सफल आयोजन, विश्वकर्मा योजना की शुरुआत और महिला आरक्षण बिल पास होने समेत अनगिनत काम हुए हैं।
पीएम मोदी ने यह भी कहा कि मुझ पर लोगों को जेल में डालने का आरोप है। आप बताएं कि जो देश का माल चोरी करेंगे तो जगह कहां होनी चाहिए? बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए? ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। मैं आपको, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों आपके सामने मैं आज आया हूं, तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं। उससे आपको नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। तो हॉट टॉपिक में आज इतना ही। नमस्कार।